हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 69 बीपीएससी के जो एंशिएंट हिस्ट्री का है क्वेश्चन, उसको हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। और आज शुरू करते हैं अपना जो ये है पीवाईक्यू। एंड आई होप कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो रहा है। सो चलिए देखते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हुए हैं, तो आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो प्रशासन मंत्री परिषद थी, यानी यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि प्रशासन मंत्री परिषद किस वंश के किस शासन के समय में ये थी। तो इसमें होगा मराठा प्रशासन। देखिए बीपीएससी जो है उसका एक हॉट टॉपिक है, मराठा प्रशासन के बारे में आपको पता होना चाहिए बीपीएससी के हिसाब से। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद के रूप में की गई। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। परिषद का गठन वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान के प्रमुख, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार पूछ देता है इसी में से। तो देख लेते हैं। पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमात्य मौजूदार यानी कि वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था मराठा प्रशासन में। पंडित राव उच्च पुजारी आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन। सुमंत दबीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। वकिया नवीस गृह मंत्री को कहा जाता था। सचिव शाही आदेश को तैयार करना। सचिव यानी शाही आदेश जो था उसको तैयार करने वाले को क्या कहा जाता था? सचिव कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे और है कि सर ए नौबत या सेनापति प्रधान सेनापति साम्राज्य की सेना और रक्षा प्रबंधन को कहा जाता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश दीवान और फौजदारी मामले में न्याय प्रदान करना। बौद्धिस्त्व, अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्धिस्त्व पंडपाणी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे है बौद्धिस्त्व पद्मपाणि की पेंटिंग कला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अजंता में। अजंता जो है तो ये कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने का होता है। बौद्धिस्त्व पद्मपाणि की चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि एलोरा और बादामी की गुफा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एलोरा की गुफा, एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक है जिसमें 600 से 1000 की अवधि की कलाकृतियाँ हैं। बादामी गुफा की बात करें तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी यानी बगलकोट जिला का एक शहर में हिंदू और जैन की गुफा मंदिर का एक परिसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो नहीं, फाहियान जो था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, हुएनसांग एक चीनी यात्री हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, इसलिए होगा हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। तो यहाँ पे क्या किया है कि उल्टा कर दिया है, और ये अक्सर बीपीएससी करता है। बहुत सारे जब बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है तो इस टाइप का वो हमेशा करता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सही कथन पूछ रहा है नीचे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार हम लोग एग्ज़ाम में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस हम लोग ऊपर पढ़ते हैं बट ये नीचे वाले पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे कथन मतलब सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि चरक जो थे एक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, ब्राह्मणिर ज्योतिषी और विशाखदत्त नाटक से संबंधित थे। इनके कई सारे नाटक भी रहे हैं विशाखदत्त के, जैसे कि मुद्रा राक्षस इन्हीं का है। और साथ ही अगर बात करें देवी चंद्रगुप्तम, तो ये इनकी रचना है विशाखदत्त की, इनका नाटक है। इसी के साथ और भी है, बट ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नायनार तमिल कवि संतों में 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए गए थे। बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो भक्ति आंदोलन था जो वो दक्षिण से उत्तर लाने में किन की भूमिका ज़्यादा रही है, तो वो हो जाएगा रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। आदि शंकराचार्य 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोची केरल के पास कलाडो नामक स्थान पर हुआ है। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी। तो थोड़ा ये एक देख लेना इम्पोर्टेंट है कि अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य जो थे वो इससे संबंधित थे। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा देख लें तो द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, और एक आता है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, उसके कौन थे? तो रामानुजाचार्य। साथ ही द्वैतवाद है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, निम्बकाचार्य थे इसके, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। तो बस इसमें से कुछ याद रखना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य वाला और शंकराचार्य वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन से शहर प्राचीन मगध के साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो राजगृह। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, महाजनपद, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मगध जनपद। तो ये मगध महाजनपद जो है सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे राजवंश के बारे में चर्चा इसी वंश से होती है। भारत और बिहार के इतिहास की शुरुआत मगध से होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो हसीन मशूक़ हम लोग पढ़ते हैं, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, सबकी उत्पत्ति मगध में ही हुई थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा हम लोग इसकी राजधानी भी देख लेते हैं, क्योंकि महाजनपद भी थोड़ा पूछ देता है बीपीएससी इस पर। तो मगध को तो हम लोगों ने देख लिया। चंपा का अगर बात करें तो चंपा की राजधानी अंग थी, और वैशाली की बात करें तो ये वज्जी। ठीक है, पाटलिपुत्र तो वर्तमान जो पटना है बिहार की राजधानी, उसको हम लोग जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन जाएगा कि 16 जो महाजनपद थी, तो उसमें से बिहार में कितने शामिल थे, कितने महाजनपद जो थे वो बिहार में थे? तो 3 महाजनपद याद रखना है। स्पेशली बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट बन जाता है और पूछता भी है। तो कौन कौन था? तो ये तीनों ही था, चंपा, वैशाली और राजगीर। चंपा ये भागलपुर के साइड का है। ठीक है, अंग उधर था। तो ये 3 जो है महाजनपद वो बिहार में प्रसिद्ध था। अगला हम लोग देख लेते हैं, प्रसिद्ध नहीं था वो, बिहार में था ही, 3 ही था 16 में से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो कामंडक। ठीक है, थोड़े यहाँ पे कुछ पुस्तक भी देख लेते हैं जो रचनाकार थे और रचना। अर्थशास्त्र तो हम लोग जानते हैं कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर की चर्चा की गई है वो कलहन इससे संबंधित है। पृथ्वीराज रासो का
चंदबदाई हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त अभी मैंने बताया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास और स्वप्नवास दत्ता भास के द्वारा लिखा गया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो समुद्रगुप्त के पास, ठीक है। और हम लोग इन सब के बारे में तो चर्चा किए हैं पिछले जो हम लोग वीडियो बनाए हैं, तो उसमें तो समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। आगे देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा कि स्तूप, चैत्य और विहार किस धर्म में इसका निर्माण किया जाता था, तो बौद्ध धर्म। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा ये क्या क्या है यहाँ पे थोड़ा। चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था। जो पूजा स्थल हम लोग का होता है, तो उस वैसे ही बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको हम लोग बोलते हैं चैत्य, ठीक है। विहार का मतलब कि विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को रहने के उद्देश्य से किया गया था। वे भिक्षुओं के निवास स्थान थे। स्तूप जो बौद्ध संतों की उपवास के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता था, जो एक कब्र के समान दिखता था स्तूप, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता से भी एंशिएंट में क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। हम लोग देखते हैं 70 बीपीएससी के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कुरुबु या करूर ही उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चेर वंश सबसे पहले देखते हैं, तो ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश था। दक्षिण भारत का खास तौर पे जो केरल और तमिलनाडु थे वहाँ के, ठीक है। और प्राचीन काल में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ से रोमन सिक्के बड़े मात्रा में मिले हैं, ठीक है। बात करें अगर हम लोग कांचीपुरम की, थोड़ा ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कांचीपुरम जो थी वो पल्लव की ये राजधानी थी, पल्लव वंश की, ठीक है। अब मदुरै जो है ये पांड्य राजवंश की ये मुख्य राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, तो भास्कर बर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। वह बकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन सम्राट की उपाधि, ठीक है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों यानी कि वायु पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। तो ये सभी सही है, उपयुक्त में से एक स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक होगा यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना की, तो बिंबिसार ने। और इसमें प्रमुख और कौन कौन थे, तो अजातशत्रु, उदयन, और यहाँ पे दिया है अजातशत्रु, उदयन और नागदर्शन। जो उदयन थे ये इसलिए इनका जो है कि इन्होंने पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्रा को प्रथम बार राजधानी बनाया था। और अजातशत्रु की बात करें तो ये बिंबिसार की हत्या करके
ऐसे इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि इसमें सब लोग एक दूसरे की हत्या करके ही शासक बने थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आगे है शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे दिया है हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, शुंग और कण्व। हम लोग जानते हैं कि इसका एक ट्रिक है हसीन मसूकसा। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन, ये जो ट्रिक है वो मगध पे जो शासन किए थे उनको याद करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा हम सबके संस्थापक को देख लेते हैं। तो मौर्य वंश को हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक तो शिशुनाग नहीं है, शुंग वंश है, सॉरी। शुंग वंश का हो जाएगा फिर तो पुष्यमित्र होगा, पुष्यमित्र शुंग, बार भीति, पुष्यभूति मुझको याद आता है, पुष्यमित्र शुंग, थोड़ा नाम सेम रहता है तो हो जाता है। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मखाली गोसाल इसके सबसे प्रमुख नेता थे, सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ऐसा तो नहीं था किसी भी धर्म में। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। तो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को कौन अपनाया था? तो मौर्य वंश का जो बिंदुसार था, उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब हम री एग्ज़ाम देख लेते हैं। थोड़ा री एग्ज़ाम में उसका पेपर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? ठीक है, तो नागपुर नहीं था। बाकी विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा को हम लोग जानते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग पता है कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और विक्रमशिला का धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे। वल्लभी में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि भारत के कुछ प्रमुख शिक्षा के केंद्र रहे हैं, तो उसके बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और दर्शन के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह भी बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। यह बौद्ध धर्म के महायान स्कूल के अध्ययन का केंद्र था तथा पूरे भारत और विदेशों से विद्वानों को आकर्षित करता था। सारनाथ विश्वविद्यालय वाराणसी में, इस मठ की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था और पूरे भारत तथा विश्व के विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। महाबोधि विहार, तो यह बिहार के बोधगया में स्थित है, जिसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह उस स्थान से संबंधित है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन और अभ्यास का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा उदंतपुरी, वल्लभी, जगदाला, पुष्पगिरी, नागार्जुन कोंड, मानखेत आदि केंद्र भी थे जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार में कौन कौन है? तो नालंदा, विक्रमशिला और महाबोधि, ठीक है, ये बिहार में है। और तक्षशिला विक्रमशिला हम लोग जानते हैं कि ये भागलपुर में है, ठीक है। नालंदा हम लोग जानते हैं नालंदा में है, और तक्षशिला तो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में है ये।
और सारनाथ विश्वविद्यालय, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था सारनाथ में ही दिया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ये हालांकि उत्तर प्रदेश में है, इसको मत समझिएगा कि बिहार में है। भारत की किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया, जो इराक में है, इराक की मेसोपोटामिया और दजला और फरात के नदियों के बीच स्थित है। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग पढ़े अभी इसको ऊपर। तो चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए थे, उनके बाद अशोक। बृहद्रथ इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, तो ये सब लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, मौर्य वंश से। अशोक के स्तंभ पे कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका आधा क्वेश्चन यहाँ पे है और थोड़ा सा नंबरिंग इसका गड़बड़ है। यहाँ पे 5 दिया है, फिर यहाँ 3 से स्टार्ट कर दिया गया है। 3 4 5 6 लिखना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक होगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सांची के स्तूप जो है वो अशोक से संबंधित था, यहाँ पे लिखा भी है अशोक से संबंधित। और सुसीमा बिंदुसार का बड़ा पुत्र और तक्षशिला का राज्यपाल था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार थे। और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ये सभी लेखा ज्ञात होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने शासन के अधीन कर लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसमें पश्चिमी एशिया के व्यापारिक से संबंधित था? तो लोथल। एक बंदरगाह था, बंदरगाह गुजरात में ये स्थित था। ठीक है, पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। चलिए आगे देखते हैं, कालीबंगा तो मुझे पता है राजस्थान में है, और रोपड़ जो है वो शायद पंजाब में है। आगे हाँ, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इससे पहले भी इसको पढ़े हैं। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के। तो ये था हमारा पूरा जो 69 और 70 बीपीएससी के जो PYQ थे, डिटेल एनालाइज हमने किया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है। सो कैसा लगा आप लोग को डिस्कशन ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।